everyone, welcome back to my channel Break Disability Barriers. This is Lakshika here, and today we will gonna talk about how to get full marks in exams and how to write answer sheet. So let's get started. अगर मैं स्पेशल एजुकेशन की बात करूँ तो स्पेशल एजुकेशन में जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर आपको आंसर राइटिंग के लिए एक बुकलेट दी जाती है जो कि 28 पेजेस की होती है। वहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुकलेट नहीं दी जाएगी आंसर्स के लिए, सप्लीमेंट्री बिल्कुल भी नहीं दी जाती। आपको एक ही बुकलेट मिलती है और उसी में आपको अपने सारे आंसर्स लिखने होते हैं। सो ध्यान से लिखिएगा। आज मैं आपको अपनी आंसर शीट दिखाने वाली हूँ इंटरनल एग्ज़ाम्स की, जो कि मैंने कॉलेजेस में दिए थे। मैंने पेपर 1 की आंसर शीट दिखा रही हूँ आज आपको, जिसमें कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है। फर्स्ट ईयर की पेपर 1 इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, इसमें मैंने फुल मार्क्स गेन किए थे 45 आउट ऑफ 45। सो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप भी अपने एग्जाम्स में फुल मार्क्स ला सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अगर हम बात करें कि आंसर शीट को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर्स हमें मिलते हैं उनमें क्वेश्चंस क्या होते हैं, पहले 1 मार्क्स की फुल फॉर्म्स दी जाती है, देन 2 मार्क्स के क्वेश्चन, देन 5 के और देन 10 के। तो कौन सा क्वेश्चन पहले करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन बाद में अटैम्प्ट करना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो मैं पर्सनली यूज़ करती थी कि अपने आंसर्स को लास्ट से लिखना स्टार्ट करूँ। यानी कि क्वेश्चन पेपर में जो लास्ट के क्वेश्चन थे जो कि ज़्यादा मार्क्स कंटेन करते हैं, जैसे कि 10 मार्क्स के, तो मैं पहले उनको अटैम्प्ट करती थी। इससे क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हो तो आपका फ्रेश माइंड होता है बिल्कुल। हालांकि 3 घंटे के एंड में 2.5 घंटे या 3 घंटे के अप्रॉक्स आपका माइंड बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता है, बट जब आप स्टार्टिंग में लिखना स्टार्ट करते हो तब आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से लिखते हो। तब जो आप, और एंडिंग में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस जो बड़े होते हैं वो रह जाते हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पाता किसी को है, तो उससे जो ज़्यादा मार्क्स जहाँ पर आपको मिलने चाहिए वहीं आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं। सो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है आपके लिए। मेरे लिए प्लस पॉइंट क्या काम किया था कि मैंने लास्ट के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट किया था, वो मेरे लिए हमेशा प्लस पॉइंट यूज़ हुआ है। सो पहला क्वेश्चन था जिसमें कि मेरे को सेरेब्रल पाल्सी की डिफ़ाइन करनी थी और सेरेब्रल पाल्सी के बारे में सब कुछ लिखना था, यानी कि क्लासिफिकेशन, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ। तो इसमें मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी थी। मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन में मेंशन है डेफिनेशन लिखनी है, डिफाइन करना है उसको, तो आपको करना ही करना है। बट अगर नहीं भी बोला, बट और अगर आपको डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर कोई भी हो, आपको एक डेफिनेशन ज़रूर लिखनी चाहिए उस डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग, चाहे पीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग लिखो या आरपीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग, बट डेफिनेशन मस्ट है, लिखनी चाहिए आपको। मैं अपने आंसर्स में हमेशा एक स्लोगन ज़रूर ऐड करती थी। हर क्वेश्चन में एक एक स्लोगन अगर आप डालते हो, इससे आपकी कॉपी जो होगी, आंसर शीट जो होगी, वो दूसरे बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट लगेगी। एग्जामिनर को आपकी कॉपी बिल्कुल डिफरेंट चाहिए, तभी आपको वो ज़्यादा मार्क्स देती है। अगर आप सबकी तरह बेसिकली सब कुछ लिखते जाओगे जैसे दूसरे बच्चे लिख रहे हैं, तो उससे कुछ ज़्यादा खास इंप्रेशन नहीं पड़ता एग्जामिनर पे। ये आपके हाथ में है कि आप अपनी कॉपी को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हो एग्जामिनर के सामने, और वो उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स देते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट इसमें मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी थी, जैसे सेरेब्रल पाल्सी की। तो आपको क्या करना चाहिए ना, हमेशा एक सब हेडिंग को यूज़ करना चाहिए। यानी कि कोई भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, उसमें आपको जो कुछ भी नॉलेज है उसको एक एज अ पैराग्राफ फॉर्म में कभी भी मत लिखो, क्योंकि पैराग्राफ जो है ना कभी भी टीचर नहीं पढ़ते। उनके पास इतना ना तो टाइम होता, ना ही टीचर जो है इंटरेस्टेड होता आपके पैराग्राफ को रीड करने के लिए। हमेशा अपने आंसर्स को पॉइंट टू पॉइंट लिखो। पॉइंट्स में अगर आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो तो वहाँ पर टीचर को आसानी होती है आपकी नॉलेज को देखने में, आपके आंसर्स को पढ़ने में। हमेशा सब पॉइंट, जैसे कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा था मांसपेशियों की जकड़न, अब उसी को मैंने डिफाइन कर दिया था 1-2 लाइन में। देन खाने की समस्या, इस तरीके से मैंने सब पॉइंट दिया। फिर उसको मैंने इंग्लिश में भी लिखे। ऐसे नहीं है कि आप हिंदी मीडियम है तो आप सिर्फ हिंदी ही यूज़ करोगे, नहीं, आप इंग्लिश के भी सब पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो। यानी कि पहले सब पॉइंट को आप इंग्लिश में लिखो, देन उसको आप हिंदी में एक्सप्लेन कर दो, वो भी एक हिंदी मीडियम में आता है और एग्जामिनर आपको अच्छे खासे मार्क्स भी देता है। मैंने कम से कम 4-5 पॉइंटों को एक्सप्लेन किया था, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, इसी के अंदर। तो मैं हमेशा अपने आंसर्स में क्या करती थी ना, फ्लो चार्ट्स का बहुत यूज़ करती थी।
जितना हो सके आप भी अपने आंसर्स में फ्लो चार्ट का यूज़ करें, डायग्राम्स का यूज़ करें, कॉन्सेप्ट मैप का यूज़ करें। इससे क्या होगा, टीचर को एक अंदाज़ा मिल जाता है कि बच्चे को नॉलेज है या नेक्स्ट पॉइंट जो बच्चा है वो क्या लिखने वाला है, किस चीज़ के रिगार्डिंग वो लिखेगा। टीचर आपकी कहानी को कभी नहीं पढ़ेगा, आई एम रिपीटिंग दैट, कभी नहीं पढ़ेगा। आपको अपने आंसर्स को पॉइंट टू पॉइंट देना है। जैसे कि सीपी की क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू लिम्ब इन्वॉल्वमेंट, अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी एंड अकॉर्डिंग टू मेडिकल। मैंने यहाँ पर इंग्लिश टर्म्स यूज़ किए, हिंदी में टर्म्स यूज़ नहीं की। तो आप भी अगर हिंदी मीडियम बच्चा कोई देख रहा है तो वो अपनी इंग्लिश टर्म्स को यूज़ कर सकता है, इसमें कभी भी मार्क्स रिड्यूस नहीं होते। बट हाँ, ज़्यादा पेपर को इंग्लिश मीडियम फॉर्म में मत करना। आप सब हेडिंग्स को या हेडिंग्स को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, यू आर फ्री। अब अगर आपको लिम्ब इन्वॉल्वमेंट को भी एक्सप्लेन करना है, यानी कि सब चार्ट के अंदर भी सब चार्ट है, तो आप उसको भी डायग्राम फॉर्म में शो कर सकते हैं। जैसे कि लिम्ब इन्वॉल्वमेंट में मैंने किया था हेमीप्लेगिया, ट्रेप्लेगिया, डाइप्लेगिया, क्वाड्रिप्लेगिया, पैराप्लेगिया, मोनोप्लेगिया, इन सब चीज़ों को मैंने क्या किया था, डिफाइन करना था। तो मैंने पहले ही एक फ्लो चार्ट बना दिया कि अभी मैं इन चीज़ों के बारे में लिखने वाली हूँ। देन उनको आप सब हेडिंग बनाओ, जैसे कि मोनोप्लेगिया, देन उसके बारे में आप 2 लाइन्स लिख सकते हैं। इसी तरीके से हेमीप्लेगिया, देन नेक्स्ट सब हेडिंग दो ब्लैक पेन से, और ब्लू पेन से फिर आप उसको 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो। इसी तरह से जब मैंने मेडिकल को शो किया था, उसको भी मैंने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में शो किया। देन उन्हीं के बारे में मैंने आंसर्स लिखे। नेक्स्ट सेम ऐसे सिवियरिटी लेवल में मैंने उसको एक डायग्राम फॉर्म में शो किया, देन उन्हीं को एक्सप्लेन कर दिया। सो टीचर को आपके फ्लो चार्ट्स के थ्रू आसानी होती है चेक करने में, आपके पॉइंट्स को ग्रास्प करने में। वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट का काम करता है। अगर हम कोजेस की बात करें सीपी की, उसे भी मैंने एक फ्लो चार्ट में शो किया, प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल। देन बारी बारी सबको एक ब्रीफ नोट में एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कि प्रीनेटल का यहाँ पर है, आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 मिले इस क्वेश्चन में। टिप्स होती है जो कि आपकी नोटबुक को दूसरे बच्चों से डिफरेंट दिखाती है। कुछ ही चीज़ें होती हैं जो कि आपको फॉलो करनी होती है, और उसी से आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। टॉपर्स हमेशा अपनी नोटबुक को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर बस मेरी राइटिंग ही थोड़ी ख़राब है, मैंने बहुत जल्दी जल्दी में पेपर किया था, बट या टिप्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। आप अगर फॉलो करोगे तो आपको भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आई एम श्योर। नेक्स्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होने के बाद मैंने अटेम्प्ट किए थे 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें कि सबसे पहले था डिफाइन करना हियरिंग इम्पेयरमेंट को। मैंने सेम वही प्रोसेस फॉलो किया। सबसे पहले डेफिनेशन लिखी मैंने पीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग, देन मैंने क्लासिफिकेशन लिखी। अब क्लासिफिकेशन को भी मैंने फ्लो चार्ट में शो किया, जैसे कि एज, सिवियरिटी एंड टाइप्स। अगर आपको इसके हिंदी में नाम पता है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, तो आप उसको हिंदी टर्म भी यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। देन इसी के अंदर जब आपके सब पॉइंट्स बनते हैं तो उसको पैराग्राफ फॉर्म में ना लिख के आप उन्हें भी सब हेडिंग्स डालिए, जैसे कि कॉग्निशनल हियरिंग इम्पेयरमेंट, और उसके बारे में 2 लाइन्स में उसको एक्सप्लेन कर दो। इसी तरीके से एक्वायर्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट, और देन उसको एक्सप्लेन कर दो। पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, बट नीट एंड क्लीन लिखना है। इसी तरीके से सिवियरिटी को एक्सप्लेन करना है। अगर किसी के बारे में ब्रीफ लिखना है तो ब्रीफ लिखिए, और अगर किसी चीज़ की टेबल है तो उसको टेबुलर फॉर्म में शो करिए। नेक्स्ट 5 मार्क के क्वेश्चन में भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा। अगर आप इसमें देखें तो मुझे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ही मिले हैं इस क्वेश्चन में भी। पहले डेफिनेशन लिखो, देन क्लासिफिकेशन लिखो, फ्लो चार्ट के थ्रू सब हेडिंग्स में उसको एक्सप्लेन करो, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। 5 मार्क्स में इतना इनफ होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्वेश्चन था, जिसके अंदर मैंने सेम वही सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यूडी एक डेफिनेशन लिखी। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग पता है तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने डॉक्टर लियो कैनर के बारे में लिखा था थोड़ा बहुत। देन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी वही एक फ्लो चार्ट के थ्रू आप समझाइए, देन उनको सब हेडिंग्स में लिखिए, सेम वही चीज़ें हैं। आप पोज करके देख लेना। देन टाइप्स को भी आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाइए। नेक्स्ट एसएलडी को भी सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, देन उसकी क्लासिफिकेशन करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के थी, जो कि 1 और 2 सेंटेंसेस में लिखने दें। जैसे कि व्हाट इज़ इम्पेयरमेंट। अगर आपको किसी के अकॉर्डिंग इनके बारे में पता है, यानी कि डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट, तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने
ICIDH के अनुसार लिखाना। अगर आपको किसी क्वेश्चन को डिस्टिंग्विश करने को बोला जाता है, डिफरेंशिएट, तो हमेशा उसको टेबुलर फॉर्म में ही लिखना चाहिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स इनफ है, 4 to 6, इससे ज़्यादा मत लिखना। आप पॉज करके देख लेना किस तरीके से मैंने आंसर्स को लिखा हुआ है। देन मैंने एंडिंग में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था जो कि फुल फॉर्म्स थी। इसमें भी 5 out of 5 है। मैं आपको एक बात और बताऊंगी, अगर आपके पास टाइम है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो फॉलो ही करना है, बट अगर आपके पास टाइम है, आप अपने टाइम को मैनेज कर पा रहे हो, तो आप हमेशा अपने आंसर्स में पेंसिल से अंडरलाइन ज़रूर करिएगा, जैसे कि मैंने इसमें किया हुआ है। डॉक्टर लियो कैनर एक हाईलाइट वर्ड था, अगर आप उसको ब्लैक पेन से यूज़ कर लिख सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बट अगर आप ब्लैक पेन से यूज़ नहीं कर रहे हो किसी भी हेडिंग को जो आंसर्स के अंदर आ रही हैं, तो आप वहाँ पर उसको पेंसिल से भी अंडरलाइन कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी जो आंसर शीट होगी उसमें आपके मेन पॉइंट्स को हाईलाइटेड फॉर्म में टीचर को दिख पाएंगे। वो मैंने अपनी पूरी आंसर शीट को अंडरलाइन किया हुआ है पेंसिल से, अगर आपने नोटिस किया हो तो। जैसे कि यहाँ पर रिपीटेटिव बिहेवियर, देन उसके बारे में अगर मैंने लिखा है तो उसको अंडरलाइन कर दिया। सेल्फ इंजीरियस, अदर इंजीरियस, अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स, इन सब चीज़ों को अंडरलाइन करना आपकी कॉपी को अलग दिखाता है। जो फ्लो चार्ट्स हैं वो भी मैंने पेंसिल से ही ड्रॉ किए हुए हैं। सो एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, फुल मार्क्स लाने के लिए हमेशा यूज़ करो डेफिनेशंस को। अगर आपको पता है तो हमेशा एक स्लोगन ज़रूर डालो अपने आंसर में, अपने आंसर्स को फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझाओ। क्या आप बताना चाह रहे हो उसको फ्लो चार्ट के थ्रू पहले ही एक ब्रीफ सा दे सकते हो आप, देन उसको एक्सप्लेन करो। सब हेडिंग्स डालो ब्लैक पेन से, ब्लू से अंडरलाइन करो, पेंसिल से आप मेन चीज़ों को अंडरलाइन करो। जैसे कुछ डेट्स हो जाती है, किसी चीज़ का नाम हो जाता है, या कोई ऐसी सिवियरिटी हो जाती है जो कि आपको मेडिकली लिखनी होती है अपने आंसर्स में, तो आप उनको अंडरलाइन कर सकते हो पेंसिल से। इन सब चीज़ों से क्या होगा कि आपकी जो कॉपी है वो दूसरे बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट लगेगी। एग्जामिनर को प्रेजेंटेशन पसंद आती है, जिस तरीके से आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट करती हैं, तो वही चीज़ होती है जो कि अपने आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी। सो प्रेजेंटेशन ही आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी अपने एग्ज़ाम्स में। अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना चाह रहा है तो वो कर सकते हैं। यानी कि टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर पाते हो। मैं पहले लास्ट से स्टार्ट करती थी, और कुछ बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से भी स्टार्ट करते हैं। अपना अपना तरीका होता है, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा आप फॉलो कर सकते हैं, और इम्पोज नहीं है आपके ऊपर कि आप ज़बरदस्ती इसी को ही फॉलो करें तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। नहीं, अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगता है, कोई भी टिप्स, यू कैन फॉलो इट। और अगर आपको इससे फ़ायदा होता है सो कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये कैसी लगी ये टिप्स। और अगर आपको स्लोगन्स नहीं मिल रहे हैं और आपको अपने आंसर शीट्स में स्लोगन्स को ऐड करना है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, मैं उस पर भी एक वीडियो डाल दूँगी। नीट एंड क्लीन लिखिएगा, टाइम मैनेज करके चलिएगा स्टार्टिंग से ही। एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा कॉपी आपको नहीं मिलेगी। जो बुकलेट दी जाती है उसी में ही आपको अपने सारे आंसर्स लिखने हैं। और अगर बात करें 2 मार्क्स के लिए आपको 4 to 5 लाइंस इनफ होती हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप 4 पेजेस इनफ लिख सकते हैं, और 10 मार्क्स के लिए भी 6 to 8 पेजेस आर इनफ। सो पेजेस को और टाइम को दोनों को ही मैनेज करके चलिएगा। ये नहीं कि किसी क्वेश्चन में आप ओवर राइट कर रहे हो और किसी में आप बिल्कुल ही नहीं लिख रहे, तो वहाँ पर आपके मार्क्स जो है डिडक्ट होने के चांसेस है। सब चीज़ों को बैलेंस करके लिखेगा। अगर आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन को 4 पेजेस में लिख रहे हैं तो आप 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चन को 3 to 4 पेजेस में ही फिनिश करिएगा। So this was the short topper strategy. I was also a topper in my college. That's why I am sharing with you. सो इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है अपने आने वाले एग्जाम्स में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस कंटेंट पे चाहिए, या फिर सिलेबस के रिगार्डिंग या टिप्स के रिगार्डिंग टॉपर्स की, तो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं जल्दी से जल्दी उसको भी पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। पेपर 7 एंड पेपर 8 के कुछ नोट्स हैं, कुछ वीडियोस हैं जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर किसी ने नहीं देखे यू कैन वॉच इट फ्रॉम दियो। एंड ऑल्सो फुल फॉर्म्स भी प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं, आप वहाँ से फुल फॉर्म्स भी देख सकते हैं। जो कि डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।